औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 3 का रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 58 पर मौजूद है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ MCQs दिए गई है और इसमें हमने क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मार्क कर देना है। ठीक है, तो मैंने पार्ट ए यहाँ पर लिखा है। पार्ट ए क्या है, इफ़ द रेशो A/B इज़ द सेम एज द रेशो C/D। ये दिया गया है कि अगर हमारे पास दो रेशोज़ है, एक है A/B और दूसरा रेशो है C/D। अगर ये एक जैसे है, अगर ये दोनों रेशो क्या है, सेम है, तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिख देता हूँ कि हमारे पास एक रेशो जो है 2/4 है और इस तरह दूसरा रेशो जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों रेशोज़ मैंने लिए और ये दोनों क्या है, ये सेम है। अगर हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है। अगर हम इसमें कटिंग करते हैं, ठीक है, 2/4 में 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2 आता है। इस तरह अगर हम 6 और 12 में कटिंग करते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाती है। 6 है, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 1/2। इसका मतलब ये है कि 2/4 ये इक्वल है किसके, 6/12। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रोपोर्शन में लिख देते हैं तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे 2/4 इक्वल की जगह हम प्रोपोर्शन, ये जो डबल कोलन हम लगाते हैं ये किसके लिए यूज होता है, प्रोपोर्शन कहलाता है और प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल हो। तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A/B ये बराबर है C/D का, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है A/C, तो A/B विल बी इक्वल टू C/D। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। A/B इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू C/D। फिर इसके बाद क्या है, पार्ट बी, a method in which we calculate the value of number of thing by finding the value of one thing is called dash। का मतलब ये है कि वो कौन सा तरीका होता है जिसमें हम किसी एक चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर इसकी मदद से हम जो है दूसरी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है 5 बॉल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी कीमत क्या है 200 रुपीज़। 5 बॉल की प्राइस क्या है 200 रुपीज़। और फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप हमने 3 बॉल की कीमत फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है कि 5 बॉल की टोटल कास्ट क्या है 200 रुपीज़ है। तो अब 3 बॉल्स की प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 200 और इस 5 की मदद से पहले हम जो है एक बॉल की कीमत फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके मदद से हम 3 बॉल्स की वैल्यूज जो है कीमत जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 200 जो है वो डिवाइड करेंगे 5 से। तो इससे क्या जाएगा कि ये जो हमारे पास जो टोटल रुपीज़ है 5 बॉल्स की, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो है एक बॉल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है इसमें 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 5 0 ज़ार 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल की कीमत क्या है 40 रुपीज़ है। और अब हम क्या करेंगे, 3 बॉल की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने डिवीजन किया जिससे हमें एक बॉल की प्राइस मिली। अब हम जितनी भी बॉल की कीमत फाइंड आउट करते हैं तो इस एक बॉल का जो कीमत है तो हम इसके साथ वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम 3 बॉल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 ज़ार 0, 3 4 ज़ार 12। तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक बॉल की कीमत मालूम की और फिर इसकी मदद से जो हमसे जो मांगा गया है तो वही हम मालूम करेंगे। तो यही जो तरीका हम यूज़ करते हैं कि पहले हम एक चीज़ का कीमत फाइंड आउट करते हैं और फिर इसके बाद इसकी मदद से और वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। तो ये नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनवर्स नहीं है। तो इस मेथड को हम दरअसल में क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड।
तो यूनिटरी मेथड मतलब ये है कि पहले हम किसी एक चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी मदद से हम और वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? इफ़ टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फर्ज करें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। दैट इज वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो डायरेक्ट रिलेशन हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इसके दरमियान हम डायरेक्ट रिलेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अगर हम इससे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन का मतलब ये है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हम इक्वल कर देते हैं, तो फिर ये रिलेशन किस तरह बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू के प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, या 4 नंबर वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर देखिए, जब दो क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो या इनवर्स रिलेशन हो, तो जब हम इसको इक्वलिटी में लाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो है इस वेरिएबल के साथ हम ज़रूर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 8 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 8 और 4 में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीज आती है तो इसमें भी इंक्रीज आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल इक्वल में लाऊं, तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए 8 और 4 बराबर नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 8 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 4, तो अब हम इक्वल यहाँ पर लाए, लेकिन इसके साथ हमने एक के की वैल्यू मल्टीप्लाई की। के का मतलब ये है कि के एक नंबर है जिसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वही 4, तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो यहाँ पर के की वैल्यू में क्या लगाऊँ जिसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करें, और इसका जवाब क्या आता होगा 8। तो बिल्कुल ठीक है कि के की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो फिर इसके बाद क्या होता है 8 इज इक्वल टू 4 जार 8, 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर इसको इक्वलिटी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, और इस वेरिएबल के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू के एक्स या के मल्टीप्लाई बाई एक्स जो है ये ठीक है। तो ये था पार्ट सी। पार्ट डी क्या है? इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ थिंग और गुड इज़ मोर देन इट कास्ट प्राइस, वी कैन से दैट देयर इज़ डैश। मतलब ये है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मतलब कास्ट प्राइस क्या हो, कम हो। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसका कास्ट प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है और इसका सेल प्राइस क्या है 15 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या, प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके बाद है एन अमाउंट दैट इज़ एडेड टू द कास्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेल प्राइस। जब हम कास्ट प्राइस में किसी चीज़ की कास्ट प्राइस में जो अमाउंट ऐड करते हैं, ठीक है, किसके लिए, सेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसका कास्ट प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल 15 रुपीज़ है, लेकिन हम इसके साथ जो है 3 रुपये ऐड करते हैं मुनाफे के लिए। हम इसके साथ क्या करते हैं 3 रुपये, तो इसका फिर कीमत क्या बन जाता है, सेल प्राइस क्या बन जाता है 18 रुपये। तो इसमें हमने मुनाफा किया, लेकिन ये जो 3 रुपये हमने ऐड किए, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल में मार्कअप है, ठीक है। और मार्कअप इसके लिए ऐड होता है कि इसमें हम फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दरअसल में 3 रुपीज़ ऐड हुई है, ये दरअसल में क्या है, कास्ट प्राइस के साथ जो भी पैसे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप। फिर इसके बाद क्या है, मार्कअप किसके बराबर होता है, जब हम मार्कअप को कैलकुलेट करते हैं तो मार्कअप हमेशा बराबर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मार्कअप हमेशा बराबर होता है टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। टोटल पेमेंट का मतलब ये है कि सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस फॉर एग्जांपल 18 है, माइनस कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस का मतलब है वही है कि कास्ट प्राइस क्या है, तो कास्ट प्राइस क्या है 15 है।
तो 18 माइनस 13 3, तो ये 3 क्या है, दरअसल में ये मार्कअप है। तो मार्कअप बराबर होता है टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ 42 men वर्किंग टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 13 days। अगर है 42 मेंस है, 42 आदमी है और वो एक रोड बनाते हैं, ठीक है। तो रोड को मुकम्मल करने में वो कितने डेज लगाते हैं? 13 डेज में जो है वो एक रोड बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए कितने आदमी है? 42 आदमी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 39 men टू कंस्ट्रक्ट द सेम रोड। अब वही सेम रोड है, लेकिन आदमी की तादाद कितना है? अब 39 है, ठीक है। पहले 42 थे, अब क्या है? 39 आदमी है। तो वही सेम रोड जो है वो कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दरअसल में हमारे पास जो है ये हम चेक करेंगे, दो क्वांटिटीज़ है, तो इसका हम रेशो लेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट रिलेशन वाला है या इनवर्स वाला है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो क्वांटिटी है, एक है मिन रेशो इसके साथ डेज है, ठीक है। मिन रेशो डेज, तो इसका हम रेशो लेंगे। तो पहले वाली कंडीशन में देखिए कितने आदमी है? 42 आदमी है और इसके लिए डेज कितने हैं? 13 डेज है। अब क्या कहते हैं? हाउ लॉन्ग विल इट टेक 39 मिन। अब मिन की तादाद क्या है? 39 और रेशो डेज की तादाद क्या है? डेज की हम मालूम करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है ये हमें मालूम है, दोनों क्वांटिटी हमें मालूम है, 42 और 39। डेज में हमें ये मालूम है और एक्स जो है ये मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास अननोन है, तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम इसको निशान लगाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और फिर इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। अगर दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है तो फिर जो ये निशान आएंगे ये सेम डायरेक्शन में आएंगे, और अगर ये इनवर्स रिलेशन में है तो फिर वो जो निशान होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कितने आदमी हैं? 42। तो 42 आदमी जो है इसके लिए कितने दिन चाहिए? 13 डेज जो है वो काफ़ी है। अब आदमियों की तादाद में डिक्रीज़ आया है, ठीक है। 42 से कहा आ गई है 39, मतलब आदमियों की तादाद में डिक्रीज़ आया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी की तादाद कम हो जाए तो ज़्यादा काम नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा काम नहीं होता तो इसमें हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेज़ जो है अब ज़्यादा लगेंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक घर बनाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 आदमी है और वो घर जो है वो 20 दिनों में बनता है। अब आदमी की तादाद क्या है? 5 है, मतलब इसमें डिक्रीज़ आई है। तो अब ये जो घर है ये अब ज़्यादा दिन लगेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि 10 आदमी के लिए तो 20 दिन काफ़ी थे, लेकिन अब अगर आदमी की तादाद में डिक्रीज़ आया है, ठीक है, तो फिर ये जो है इसको ज़्यादा दिन लगेंगे और इस घर को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये भी है कि अगर इसमें आदमियों की तादाद में डिक्रीज़ आया है तो इसमें इंक्रीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा रिलेशन है? ये इनवर्स है। तो चलो अगर हम इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे, ज़्यादातर हमारे पास जो ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो इसको हम ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स है तो ये निशान फिर किस तरफ होगी? नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो टेल यहाँ पर है तो हम यहाँ लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाय नीचे हम 39 लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स जो है टेल यहाँ पर है तो x डिवाइडेड बाई 13। तो अब हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं कि हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? 42 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे और 39 और x, ठीक है। एक तो हम इस तरह कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस x के साथ जो डिनोमिनेटर में 13 है तो हम इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इस 13 को हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, ताकि x जो है वो अकेला रह सके। तो इसको हम चलो इस तरह करते हैं 42 डिवाइडेड बाई 39, और यहाँ पर ये 13 डिवीजन में है तो यहाँ पर आने से ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा इज इक्वल टू x, ठीक है।
अब हम 42 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे 39 से डिवाइड करेंगे, या हम इसमें कटिंग भी कर सकते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा क्या आता है 39 आता है, ठीक है। अब जो है हम 42 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो यहाँ पर हमारे 42 1 ज़ा 42 डिवाइडेड बाई नीचे 3 आ गया इज इक्वल टू एक्स। अब हम 42 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इससे आंसर आता है 14 इज इक्वल टू एक्स, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये हुआ अगर अब आदमी अगर आप 39 मेन है तो वो वही रोड जो है वो कितने दिनों में बनाएंगे 14 डेज में बनाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ बस रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट अ जर्नी इन 4 आवर 12 मिनट्स। एक बस है जिसका एवरेज स्पीड क्या है 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है कि वो पर आवर में 1 घंटे में कितना सफ़र कितना डिस्टेंस तय करता है 35 किलोमीटर जो है वो कवर करता है, और वो जो जर्नी है इसका जो सफ़र है वो कितने वक्त में पूरा होता है 4 आवर 12 मिनट में वो सफ़र पूरा हो जाता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछा गया है कि अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर इसका जो स्पीड है वही सेम डिस्टेंस करने के लिए उसका स्पीड अब कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। पहले जो था वो 35 1 घंटे में 35 किलोमीटर था कि 1 घंटे में वो 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता था, और अब उसका स्पीड जो है उस पर आवर में 1 घंटे में वो अब कितना डिस्टेंस कवर करता है 45 किलोमीटर। तो इसके लिए हमने टाइम मालूम करना है कि अब उसका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है 2 क्वांटिटीज़ है, एक है स्पीड है, तो स्पीड और यहाँ पर टाइम जो है, तो यहाँ पर टाइम जो है आवर और मिनट दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टाइम को जो है इसको हम या तो आवर में मुकम्मल कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है आवर और मिनट एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो ये टाइम जो है इसको हम मुकम्मल तौर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, या आवर से हम क्या करेंगे मिनट्स में। तो ये तो आवर में है, और 20 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें फिर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो आवर की बजाय अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर आवर की जगह हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए इजी होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे कि एज 4 आवर बराबर होता है, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स हैं 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स, ठीक है। तो 4 और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 240 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 आवर में अब कितने मिनट्स है 240 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 4 आवर 12 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ देन 4 आवर 12 मिनट जो है वो बराबर होगा 4 आवर की मिनट्स कितने हैं 240 प्लस ये इसमें ऐड होंगे, ठीक है 12, तो इससे क्या आता है 252 मिनट्स। अब हमारे पास टोटल मिनट्स कितने हैं 252 मिनट्स है, ठीक है। अब हम इसका रेशो लेंगे, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्पीड, और इसके साथ हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि इसका स्पीड का जो एवरेज स्पीड है जैसे हमें दिया गया है आवर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, और इसका रेशो हम लेंगे किससे टाइम से, तो टाइम, और इसके साथ हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि ये जो टाइम हमें दिया गया है ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं मिनट्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितना है पहले 35 है, रेशो इसके लिए टाइम कितना है, टाइम अब मिनट्स में कितना आता है 252 मिनट्स है, ठीक है। अब क्या है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर, अब हमने टाइम को कैलकुलेट करना है,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब क्या है कि टाइम कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ x लगाएंगे, रेशो स्पीड क्या है 45। तो यहाँ पर देखिए ये तो अननोन है और ये हमें नोन है, मालूम है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं तो फिर इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इससे वो देखेंगे अगर डायरेक्ट में है तो जो निशान है वो सेम डायरेक्शन में होंगे और अगर इनवर्स में है तो फिर अपोजिट में। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोन है, पहले स्पीड कितना था 35 किलोमीटर पर आवर था, तो 252 मिनट्स जो है वो लेते थे, ठीक है। 252 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर होता था। अब स्पीड जो है इसमें इंक्रीज आई है, मतलब 35 से इंक्रीज हुआ है 45 तक। तो इसका मतलब ये है कि अब गाड़ी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमें पहुंचने में जो है वो बहुत कम वक्त लगेगा, ठीक है। जितना गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी इतना हमारे टाइम जो है वो कम लगेगा। अगर जितना गाड़ी की स्पीड कम होगा तो इतना हमारे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड में इंक्रीज़ आया है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम में डिक्रीज़ आई, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ आएगी और इसमें स्पीड में इंक्रीज़ आया है तो टाइम में डिक्रीज़ आएगी। तो इनवर्स है, तो इनवर्स में जो एरो होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है तो इसको हम नीचे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 35 डिवाइड बाई 45 इक्वल टू, यहाँ हम एक्स है, ठीक है, क्योंकि टेल यहाँ है, और डिवाइडेड बाई 252। अब 252 को हम यहाँ लाएंगे तो इस तरह आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 252 इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये जो है 5 से कैंसिल होता है, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह देखिए, वो 9 1 ज़ा 9, ये हमारे पास 25 है, तो 9 2 ज़ा 18 और 25 है, ठीक है। तो 25 माइनस 18 क्या आता है, 25 माइनस 18 आता है 7, ठीक है। तो 7 25 माइनस 18 क्या आता है, 7 आता है। तो 7 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 72। तो 9 8 ज़र 72 आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 और 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 28 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 ज़र 56, तो 6 5 कैरी हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 और 5 तो क्या आता है 19, 196 इज इक्वल टू एक्स। और हम इसको इस तरह लिखेंगे कि x बराबर होगा 196 और इसके साथ हम क्या लिखेंगे मिनट्स। अब जो ये डिस्टेंस है तो अब हम कितने वक्त में कवर करेंगे, 196 मिनट में। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ना 196 को डिवाइड करेंगे 60 से कि इसमें कितने घंटे आती है, ठीक है। तो ये 196 है, ये 60, तो 6 3 ज़ार 60 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आंसर आता है 180। यहाँ इसको माइनस करेंगे, 6 से 0 6, 9 माइनस 8 1। तो ये जो ऊपर आ गया है ये हमें क्या शो करता है आवर, और ये जो रिमाइंडर आ गया ये हमारे पास वो मिनट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 3 आवर 16 मिनट। अब जो हमारा फासला तय होगा वो अब 3 आवर और 16 मिनट में कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2.6 कारपेंटर कैन मेक 8 चेयर इन 10 days। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 कारपेंटर टू मेक 16 चेयर्स। पहले इस क्वेश्चन में तो गलती देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 2.6 कारपेंटर। अरे खुदा के बंदो, कारपेंटर का मतलब क्या है, वो कारीगर है जिसको हम क्या कहते हैं, तरकान, मतलब आदमियों की तादाद है। तो आदमियों की तादाद किस तरह, इंसानों की तादाद किस तरह 2.6 आ सकता है, ठीक है। मतलब इंसान तो इसका तादाद, इंसानों का तादाद क्या आता है, होल नंबर, एक इंसान, दो इंसान, 3, इस तरह 4, इस तरह तादाद आ सकता है। 2.6 कहाँ से आता है, तो इसमें जो है इसमें ये गलती है, ठीक है। ये 2.6 नहीं है क्योंकि इंसानों की तादाद जो है वो पॉइंट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम इसको से सबसे पहले हम इस गलती को निकालेंगे। तो यहाँ पर 2.6 लिखा है बुक में, फिर इसके आंसर आ रहा है, जिस बाद में इसका आंसर आया है तो 12 आया है, ठीक है। तो ये 2.6 नहीं है, ये इसमें गलती है। ये हमारे पास है 6 कारपेंटर्स, ठीक है।
अगर हम इसको 6 कारपेंटर कर लेते हैं तो फिर इसका जो आंसर है बुक में वो वही आता है, ठीक है। तो इसमें ये गलती है, ये ठीक कर ले। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 6 कारपेंटर्स है, वो जो कारीगर है वो है, तो वो कितने चेयर्स बना लेते हैं, 8 चेयर बना लेते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो अभी हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है, कंपाउंड है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटीज़ आती है, तो हम इसका रेशो लेंगे। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे कारपेंटर्स रेशो चेयर्स रेशो डेज। हम इसका रेशो लेंगे तो कारपेंटर्स कितने हैं, 6 कारपेंटर्स, रेशो कितनी चेयर्स है, 8 और 10 डेज। मतलब ये है कि अगर 6 कारपेंटर्स हैं, 6 कारीगर है, तो वो 8 चेयर बना लेते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब क्या है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे या कितने दिन लगेंगे। तो डेज ना मालूम है तो इसकी जगह हम एक्स लिखेंगे यहाँ पर। विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 कारपेंटर। अब कारपेंटर कितने हैं, 10 हैं, टू मेक 16 चेयर्स। अब वो कितनी चेयर्स बना लेते हैं, 16। मतलब ये है कि अब अगर कारपेंटर 10 हैं और वो कितनी चेयर बना लेते हैं, 16 चेयर बना लेते हैं, तो वो कितने दिन इसमें लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अननोन है और ये दोनों हमारे पास क्या है, नोन। तो ये अननोन जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि इसको हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इसका कंपेरिजन हम इसके साथ अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर देखिए चेयर्स कितने हैं, 8 हैं। तो 8 चेयर्स जो है इसको बनाने में कितना वक्त लग जाता था, 10 दिन लगते थे, ठीक है। अब जो है चेयर 16 है, मतलब ये है कि चेयर की तादाद में इंक्रीज़ आया है। तो मतलब ये हुआ, अगर चेयर की तादाद में इंक्रीज़ आया है कि हम ज़्यादा चेयर बना लेते हैं, तो अगर हम ज़्यादा चेयर बना लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ज़्यादा वक्त देंगे, हम इसको ज़्यादा, इस पर हमारा दिन जो है वो ज़्यादा लगेंगे, 10 की बजाय अब हमारे दिन जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ज़्यादा चेयर्स बनाते हैं तो इस पर हमारा वक्त जो है वो ज़्यादा लग सकता है। तो अगर इसमें इंक्रीज़ आया है तो डेज़ में ज़रूर क्या आएगी, इंक्रीज़। तो ये दोनों, ये कौन सा रिलेशन है इनके दरमियान, डेज़ और चेयर। तो इसके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में ये जो निशान है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है इसके साथ। अब हम डेज़ और कारपेंटर का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कारीगर का। तो अगर हमारे पास जो है 6 कारपेंटर्स हैं तो उसको कितना वक्त लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 6 कारपेंटर्स को 10 दिन लग जाते हैं। अब कारपेंटर कितने हैं, 10 हैं। तो अगर कारपेंटर ज़्यादा हुए हैं मतलब कारीगरों की तादाद में ज़्यादा है। अब कारीगर जो है हमारे पास ज़्यादा है, तो अगर कारीगर ज़्यादा है किसी काम में तो वो काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे डेज जो है वो अब कम लगेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कारीगर ज़्यादा है और तो इसमें हमारे डेज फिर क्या आता है, कम आते हैं। तो इसमें इंक्रीज़ आया है तो इसमें डिक्रीज़ आएगी डेज में। तो ये क्या है, ये इनवर्स है। तो हम इसको नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 10 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये 16 हम ऊपर लगाएंगे और डिवाइड बाई 8 और इस तरह ऊपर हम x लगाएंगे और नीचे हम क्या लगाएंगे, 10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें कटिंग कर सकते हैं, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आता है, ठीक है। फिर इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो आता है 6 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10। अब इस 10 को हम यहाँ लाएंगे तो ये किस तरह आएगा, 6 ओवर 5 अपनी जगह और ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा अब 10। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू एक्स। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो इससे क्या आता है, 6 2 ज़ार 12 इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है अगर हम हमारे पास 10 कारपेंटर है और वो कितनी चेयर्स बना लेते हैं, 16 चेयर्स बना लेते हैं, तो उसके लिए कितनी डेज रिक्वायर्ड होंगे, तो 12 डेज उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ साइमा बॉट अ हाउस फॉर रेस यूनिट 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 75 lakh 40,000 एंड सोल्ड इट फॉर रेस 92 lakh, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन में
कि हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है और इसका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। अगर साइमा ने एक हाउस जो है वो ख़रीदा है, इसका कास्ट प्राइस क्या है उसके लिए 75,40,000, और फिर उसने वही हाउस जो है वो सेल किया है, और वो कितने में सेल किया है, 92 लाख में। ठीक है, तो हमने पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो है लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और फिर इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कास्ट प्राइस ऑफ या कास्ट प्राइस ऑफ अ हाउस, कि उस घर का कास्ट प्राइस क्या था, ठीक है, जो उसने ख़रीदा था, तो वो था रेस 75,40,000। ठीक है, तो ये इसका उस घर का कास्ट प्राइस था। अब इसका सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस इसका है, सेल प्राइस ऑफ हाउस क्या है, तो वो है रेस 92 लाख है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि उसने जो है वो लॉस किया है या प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस 75,40,000 और सेलिंग प्राइस 92 लाख है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, कम पैसों में ख़रीदा है और ज़्यादा पैसों में उसे बेच दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सेल प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें क्या क्या आया है, इसमें उसने मुनाफा किया है, प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि एज sale price is greater than cost price, so there is profit। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। तो अब हम उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस क्या है, 92 लाख, माइनस कास्ट प्राइस क्या है, 75,40,000। तो अब हम क्या करेंगे, 92 लाख से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 75,40,000। तो 92 लाख माइनस 75,40,000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, तो आंसर आता है 16,60,000। तो इसने जो है इतना मुनाफा किया है, 16,60,000 जो है उसने क्या किया है, मुनाफा किया है। तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका परसेंटेज। नाउ परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट वो कितना आएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या था कि प्रॉफिट जितना मुनाफा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कास्ट प्राइस है, और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो इससे क्या आएगा, इससे वो इसका परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट वो बराबर होगा, प्रॉफिट कितना हुआ है, 16,60,000 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस क्या था, तो वो था 75,40,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके एंड में भी कितनी ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़, और इसकी भी, तो ये 4 ज़ीरोज़ इन 4 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होंगे। अब यहाँ पर 166 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 166 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इससे आंसर क्या आएगा, 166 अपनी जगह, और इसके में इनमें कितनी ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़, और डिवाइड करेंगे हम किससे, 754 से। तो अब इस वैल्यू को हम 754 से डिवाइड करेंगे, 754। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आंसर आता है 22.01। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है इतना परसेंट जो है वो क्या किया है, इसमें मुनाफा किया है 22.01।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अहमद एंड हारून स्टार्टेड अ बिजनेस बाय शेयरिंग रेस 4 लाख एंड रेस 3 लाख। अहमद और हारून ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि इस पर उन्होंने कितना पे इनसे शेयरिंग कितना की है दोनों ने। तो हाँ, अहमद का शेयरिंग कितना है? 4 लाख है इसमें, और इस तरह हारून का शेयरिंग किया है इसमें वो 3 लाख है। ठीक है। Ehsan joined after 6 months with a capital of raise 3,90,000। तो 6 महीने बाद जो है इसका एक नया दोस्त आ जाता है जो जिसका नाम एहसन है। तो वो कितना दे देता है इसमें? 3,90,000 देता है। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ रेस 40,000 एट द एंड ऑफ ईयर। और फिर वो क्या करते हैं, साल गुजरने के बाद जो है, 1 साल गुजरने के बाद वो जो है 40,000 रुपये उसमें प्रॉफिट करते हैं, मुनाफा करते हैं। ठीक है। फाइंड शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। तो अब हमने क्या करना है, ईच एवरी यहाँ पर जो ये तीनों दोस्त है तो इसका हमने अब शेयर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो अहमद और हारून ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट में मतलब साल के स्टार्ट में जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर जो है 6 मंथ बाद जो है वो इसका जो एक दोस्त है एहसन, तो वो ज्वाइन कर लेता है। तो अब ये जो शेयरिंग आता है, ठीक है, तो अहमद और हारून का जो शेयरिंग होगा वो तो मतलब उसने तो स्टार्ट से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है पहले से, तो इसका जो शेयरिंग होगा प्रॉफिट में तो वो साल के पहले दिन से होगा। ठीक है। और ये जो एहसन है तो उसका इसमें जो मुनाफा होगा तो वो 6 महीनों बाद जो जितना भी मुनाफा बनता है तो इसका हिसाब इसमें से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इसने अमाउंट शेयर किया है 3,90,000, तो ये 6 महीने बाद जो है उसने ये ज्वाइन किया है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसने 6 माह बाद जो है वो ज्वाइनिंग की है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो हिसाब किताब होगा वो 6 महीनों का होगा, क्योंकि इसमें 6 महीने जो है पहले गुजर गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके हिसाब से 6 महीनों का जो है वो क्या फाइंड आउट करेंगे, शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एज एहसन joined a business after 6 month। एहसन ने जो है ये बिजनेस ज्वाइन किया है कितने महीनों बाद? 6 महीने बाद। तो इसका अब हम क्या मालूम करेंगे, जो कि 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो अब हम इसमें 6 महीने गुजर गए तो 6 महीने बाकी रह चुके हैं। तो अब हम इसका पहले जो है 6 महीनों का इन्वेस्टमेंट जो है इसने जो जितना इन्वेस्ट किए हैं तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, सो एहसन 9 मंथ या एहसन 6 मंथ, सॉरी एहसन 6 मंथ्स शेयर या इन्वेस्टमेंट कितना है वो होगा, ये टोटल अमाउंट है 3,90,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 के, ताकि इसका जो 6 मंथ इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड आउट हो जाए। ठीक है। सॉरी, 3,90,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, क्योंकि टोटल जो है महीने कितने हैं? 12 है। ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, और ये फिर हम कितने महीनों का फाइंड आउट करेंगे? 6 महीनों का। तो टोटल अमाउंट को हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है। और फिर हम कितने महीनों का फाइंड आउट करते हैं? 6 मंथ की। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 3,90,000 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 6। तो इससे आंसर आता है 1,95,000। तो अब जो ये जितना भी वो कमाएंगे, ठीक है, तो अहमद और हारून
इसी हिसाब से 4 लाख और 3 लाख के हिसाब से जो है वो मुनाफा लेंगे। और ये जो एहसन है वो अब कितने का के हिसाब से मुनाफा लेंगे, 1,95,000 से, ठीक है। क्योंकि इसने बिज़नेस जो है वो 6 महीने बाद जो है ज्वाइन किया है, तो वो इसका अब हिसाब किताब 1,95,000 के रुपयों के हिसाब से ही होगा। तो ये एहसन इन्वेस्टमेंट है आफ्टर 6 ईयर। इस तरह अब हम इन दोनों का इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे। तो अहमद का इन्वेस्टमेंट कितना है, अहमद इन्वेस्टमेंट क्या है, वो है 4 लाख। इस तरह हम लिखेंगे हारून इन्वेस्टमेंट, वो कितना है 3 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तीनों का हम रेशो फाइंड आउट करेंगे और फिर इन रेशो के हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये तकसीम करेंगे, ठीक है। तो अब हम इन तीनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके हिसाब से हम ये प्रॉफिट तकसीम करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ एहसन अहमद रेशो हारून रेशो क्या है एहसन। जब भी हम कोई प्रॉफिट या लॉस तकसीम करते हैं दो बंदों के दरमियान या 3 बंदों के दरमियान, तो सबसे पहले हम इनका हिस्सा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हिस्सा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेशो लेते हैं और फिर इसी के हिसाब से, इसी की तनासुब से हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो अहमद इन्वेस्टमेंट कितना है, वो था 4 लाख रेशो। हारून वो था 3 लाख। और एहसन का रेशो क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,95,000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम ये तीनों को हम सेम नंबर से इसमें हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके एंड में भी 3 ज़ीरोज़ है, इसके एंड में भी 3 ज़ीरोज़ और यहाँ पर ये भी 3 ज़ीरोज़। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या बचता है, 400 रेशो 300 और रेशो 195। अब ये जो है इसमें दोबारा कटिंग हो सकती है, 5 से कैंसिल आउट हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जब हम रेशो लेते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो 5 8 ज़र 40, 5 0 ज़र 0, इस तरह 5 6 ज़र 30, 5 0 ज़र 0। यहाँ पर देखिए 19 है, तो 5 3 ज़र 15 क्या बचता है, 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 45, 5 9 ज़र 45। तो हमारे पास आ जाता है 80 रेशो 60 रेशो 39। अब इसमें मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका रेशो आया गया है, ठीक है। कि 4 लाख में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसका 80 हिस्सा है, इसमें से इसका 60 हिस्सा है, इसका 39 है, ठीक है। तो अब हम जो है ये जो प्रॉफिट है इसको हम अब इसके दरमियान जो है वो डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना है, तो वो है रेस 40,000 है, ठीक है। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है इन तीनों के दरमियान, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल हिस्से फाइंड आउट करेंगे कि इस अमाउंट का टोटल हिस्से कितना बनते हैं और फिर इसके लिहाज से इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस जो रेशो है इसका सम हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे कि सम ऑफ रेशोज़, इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो 80 प्लस 60 प्लस 39, तो इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों को अब हम ऐड करेंगे। तो इससे आंसर आता है 179। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 रुपीज़ जो है वो अब 179 हिस्सों में डिवाइड होंगे। फिर इसमें इसकी 80 हिस्से होंगे, दूसरी का 60
और तीसरी क्या कितना 39। तो हम अब फाइंड आउट करेंगे कि शेयर ऑफ अहमद शेयर कितना आता है। ठीक है, तो इसका कितने हिस्से हैं 80 आउट ऑफ 179 और मल्टीप्लाई बाई टोटल रुपीज़ कितना है 40,000 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 80 और 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 80 मल्टीप्लाई बाई 40,000 और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 179 से और डिवाइडेड बाई 179। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे आंसर हमारा आता है 17,877.09। ठीक है, तो ये शेयर ऑफ अहमद है। फिर इस तरह शेयर ऑफ हारून का कितना शेयर है इसमें, तो इसका कितना हिस्सा है इसमें 60 और कितने हिस्से हैं टोटल 179 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 40,000। तो यहाँ पर हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 40,000 से और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 179 से, तो इससे आंसर आता है 13,407.82। तो 40,000 में ये 17,877.09 रुपये लेंगे अहमद और हारून कितनी लेंगे 13,407। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे शेयर ऑफ एहसन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेम प्रोसेस है कि इसमें कितना हिस्सा है 39 आउट ऑफ 179 और मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट जो कि है 40,000। तो हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 40,000, फिर इसको डिवाइड करेंगे 179 से, तो आंसर आता है 8,715.08। तो इसमें इसका इतना पेमेंट है शेयर, हारून का इतना शेयर है और इस तरह एहसान का इतना शेयर है। ठीक है, अगर हम इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर वापस क्या आएगा 40,000 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बुक में जो आंसर है वो गलत है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए और इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है इसमें ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।